तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तो यूपी में 1 मार्च से खुलेंगे सभी स्कूल और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में 1 मार्च से सभी स्कूलों को खोला जा रहा है। 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन के साथ खुलेंगे सभी स्कूल। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी है। तो सीएम योगी ने हमारे प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। सतीश द्विवेदी का कहना, नया सत्र समय के साथ 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो सतीश द्विवेदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सीएम की तरफ से आदेश मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही स्कूलों को खोला जा रहा है। तो 1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ सभी स्कूलों को खोलने की व्यवस्था की जा रही है। जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, मिड डे मील जैसी सभी व्यवस्थाएं अब भी लागू रहेंगी। को प्रस्ताव भेजा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बहुत हद तक अब सामान्य हो चुकी हैं, बहुत तेजी से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। पिछले काफी दिनों से हमारे इंटर कॉलेज खुल चुके थे। कक्षा 9 और उससे ऊपर के अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा था। इसलिए हमने अनुमति मांगी थी कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय और फिर उसके बाद दूसरे चरण में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय खोल दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति प्राप्त हो चुकी है और अब आगामी 10 फरवरी से हमारे कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय और फिर आगामी 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय खोले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किन गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया और किस व्यवस्था के साथ स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें 9 से 12 तक के विद्यालय पहले ही खोले जा चुके थे, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक और 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं, उनके संक्रमण को देखते हुए विद्यालय खोलने के निर्देश नहीं थे। जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव मांगे थे, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय जहां 10 फरवरी से खुलेंगे, वहीं कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 मार्च से खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले पर अपना बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जो भी व्यवस्थाएं पहले चल रही थी, चाहे वो मिड डे मील की व्यवस्था हो या और जो अन्य किसी तरीके की व्यवस्थाएं थी, वो पूर्ववत लागू रहेंगी। ड्रेस वितरण, मोजा और बाकी जो चीजें वितरण है वो भी होगा। मिड डे मील भी बनेगा। साथ ही साथ बच्चों को पूरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उनके परिजनों की अनुमति भी ली जाएगी। अगर कोई भी परिजन इस दौरान अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता है तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। साथ ही साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चलती रहेंगी। कि मतलब जो बच्चा स्कूल जाकर नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिलती है। यानी इसके अभी जैसा आपने बताया कि ये निर्णय लिया गया है कि अगर कोई नहीं चाहता तो वो अपने बच्चों को घर पर ही रख करके और ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पढ़ाई करवा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो व्यवस्था की गई है कि बच्चों को एक स्वस्थ माहौल दिया जाए और जो पढ़ाई लंबे समय से बंद है, क्योंकि मार्च 2000 अगर हम देखें तो मार्च 2020 से मार्च 2021 आने जा रहा है, सत्र पूरी तरीके से बंद है। कहीं न कहीं उस सत्र को सुचारू करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल से जैसे पहले शुरू होता था वैसे ही इस बार शुरू होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई डिले नहीं किया जाएगा। तो निश्चित है कि जो पिछले कोरोना काल के दौरान जो भी पढ़ाई का डिस्टर्बेंस हुआ है, उसको इस दौरान पूरा किया जाए और समय से परीक्षाएं कराकर। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं उनको खास तौर पर समझाना मुश्किल हो जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें और कितनी देर तक उन्हें मास्क लगाए रखना है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था उन बच्चों के लिए की गई है? बिल्कुल निश्चित है, जिन विद्यालयों में ज्यादा बच्चे हैं और जिन कक्षाओं में ज्यादा बच्चे हैं, ऐसे विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विशेष व्यवस्था की है, जिसमें उनकी क्लासेस बड़ी कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराई जाएगी। साथ ही साथ सैनिटाइजर, मास्क और बाकी चीजों की व्यवस्था भी स्कूल में की जाएगी। साथ ही साथ में जहां ज्यादा बच्चे होंगे वहां पे 2 पालियों में भी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को एक साथ में बड़ी संख्या में ना बुलाया जाए। इस तरीके के कदम बेसिक शिक्षा विभाग। ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खोलने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे और 1 मार्च से कक्षा 1 से क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स अब अपने स्कूल वापस से लौट पाएंगे।
तो वहीं लखनऊ में राजभवन पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा गया। बजट सत्र से पहले परिषद सभापति के चुनाव की मांग की जा रही है। तो मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर। एमएलसी राज्यपाल कश्यप का बयान भी इस बीच सामने आया। प्रोटेम स्पीकर बनाने में वरिष्ठता और बहुमत का ध्यान नहीं रखा गया। संविधान की धज्जियां उड़ाकर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो राज्यपाल का ये कहना विधान परिषद में बहुमत समाजवादी पार्टी का है। राज्यपाल कश्यप ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि समाजवादी पार्टी की बहुमत है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ वो उचित नहीं था। तो संविधान की धज्जियां उड़ाकर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है, ऐसा कहना है राज्यपाल कश्यप का। वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, न ही बहुमत का ध्यान रखा गया, न ही परंपराओं का ध्यान रखा गया और न ही संविधान का ध्यान रखा गया। सभी धज्जियां उड़ा के और प्रोटेम बनाया गया। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि शीघ्र ही सभापति का चुनाव कराया जाए और प्रोटेम जो बने हैं इनको वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए इनको प्रोटेम को हटा के नए प्रोटेम जो वरिष्ठता में आते हों उनको और संविधान और परंपराओं और इनका ध्यान रखते हुए जो नया प्रोटेम बनाया जाए और चुनाव कराया जाए यथाशीघ्र, क्योंकि बहुमत समाजवादी पार्टी का है और बहुमत का न समाजवादी पार्टी के बहुमत का ध्यान रखा गया, न संविधान का, न परंपराओं का, किसी का तो ध्यान नहीं रख रही। बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे अवैध तरीके से कब्जा कर रही है। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता विरोधी दल और हमारे पार्टी के सभी सदस्यों की तरफ से माननीय महामहिम को रिसीव करा दिया गया है। और पूर्व में भी जब प्रोटेम बनना था तब भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आशंका व्यक्त की थी और जो आशंका व्यक्त की थी बीजेपी ने वही किया। ये गैर संवैधानिक तरीके से जो बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं के कब्जा कर रही है, समाजवादी पार्टी बर्दाश्त। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मानवेंद्र सिंह का चुनाव तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की, और ऐसे में ये जो चुनाव किया गया है वो भी उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से विधान परिषद में बहुमत की अगर हम बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के 10 एमएलसी प्रत्याशी एक साथ चुनाव जीत कर गए हैं, बावजूद इसके अभी विधान परिषद में बीजेपी का बहुमत नहीं है। समाजवादी पार्टी के 2 ही प्रत्याशी जीते थे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में बहुमत है। और रमेश यादव जो पूर्व सभापति थे, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद विधान परिषद को नए सभापति की जरूरत थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि उनके व्यक्ति का चुनाव कराया जाए, क्योंकि बहुमत उनके पास है तो सभापति भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मानवेंद्र सिंह की नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कर दी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुकी है और आज दोबारा से वो राज्यपाल के पास पहुंचे थे कि प्रोटेम स्पीकर की तैनाती गलत तरीके से हुई है, या तो बहुमत के कारण उनका प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए, अन्यथा उन चुनाव कराकर जिसका बहुमत हो उसका सभापति नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि बजट से पहले उनका स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर तैनात हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर के पद पर ना रहे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। आज भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि बजट सत्र तक प्रोटेम स्पीकर को ही तैनात रखा जाए और ना तो चुनाव कराया जाए, ना ही प्रोटेम स्पीकर को बदला जाए। हालांकि अब पूरी गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है। अब उसको यह देखना होगा वो इस पूरे ज्ञापन पर क्या एक्शन लेती हैं और उसके बाद क्या दिशा निर्देश प्रोटेम स्पीकर या सभापति के चुनाव को लेकर देती हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। बजट सत्र से पहले परिषद सभापति के चुनाव की मांग की गई है। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं, कोरोना पर पाई गई है सफलता को कायम रखें। तो जो सफलता प्राप्त की गई है यूपी सरकार की तरफ से, उस पर सीएम ने साफ आदेश दे दिए हैं कि कोरोना पर पाई गई सफलता को कायम रखें। तो बचाव और इलाज की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखें और टेस्टिंग का काम पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम प्रभावी ढंग से क्रियाशील रहे। टीकाकरण निर्धारित क्रम के अनुरूप किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए और केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं के क्रम में प्रस्ताव भी तैयार करें।
तो मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से पूछे। सुरेश खन्ना ने ये जवाब दिया जब उनसे ये सवाल किया गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तब उन्होंने साफ ये कह दिया कि घुटने का अगर दर्द है तो घुटने के डॉक्टर से पूछे। और ये उदाहरण उन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, उनका ऐसा मानना है। तो सुरेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के किया जा रहा है तो आप ये सवाल मुख्यमंत्री से कीजिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। एक बड़ा वो कयासबाजी चल रही है विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, देखिए शर्मा जी को लेकर के। घुटने का दर्द हो तो घुटने के डॉक्टर से बात करना तो आप तो चिकित्सा स्वास्थ्य में तो आप घुटने का दर्द है तो आप डाल के डॉक्टर से बात करो। तो सवाल ये है कि ये सवाल का जवाब माननीय हमारे नेता सदन अर्थात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी दे सकते हैं। एक बड़ा वो कयासबाजी चल रही है विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। देखिए तो सीएम योगी की चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के आगे ढीले पड़े हैं राकेश टिकैत। सीएम के चाक चौबंद व्यवस्था के आगे ढीले पड़े राकेश टिकैत के तेवर। यूपी में कल किसान नहीं करेंगे चक्का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी में चक्का जाम का फैसला वापस ले लिया है। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी चक्का जाम किसानों की तरफ से अब नहीं किया जाएगा और खुद मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत किसान नेता है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे पहले तो एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें कई किसान संगठन भी शामिल थे और किसान संगठनों में काफी देर तक विचार विमर्श किया गया, कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। उसके बाद से ये जो फैसला लिया गया उस फैसले को राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आकर के सुनाया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम कल नहीं होगा। चक्का जाम होगा कि नहीं? नहीं, ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा। 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते हैं। तो उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। तो वहीं शामली के भैंसवाल गांव में हो रही महापंचायत खत्म हो गई है। महापंचायत में शामिल हुए आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने महापंचायत को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार किसानों का हित नहीं चाहती, तो ऐसा कहना जयंत चौधरी का। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार किसानों का हित नहीं चाहती है। तो ये सीधा निशाना सरकार पर जयंत चौधरी का। आरएलडी उपाध्यक्ष है जयंत चौधरी। शामली के भैंसवाल गांव में महापंचायत बुलाई गई थी। अरे तुम तो वहां लाल किले पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कोई किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, ये देख लो। आज भी साबित कर दिया, तिरंगा लेके चल रहे हैं गांव में, 2 झंडे लेके चल रहे हैं। हमारे भाई वापस लौटते हैं इसी तिरंगा में लिपटकर, और उसके घर के लोग आंसू भी नहीं बहाते। वो कहते मेरा देश के लिए गया, हमें गर्व है उस पर, ऐसी सोच रखते हैं। कल मैं गया था रामपुर, वहां नवरीत जी, बहुत सोनी शक्ल थी उनकी, बहुत सोना काम किया उन्होंने। उनकी आखिरी अरदास थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कोई आके मुझे मिला कि मैं बड़ौद से आया, पीलीभीत से बहुत लोग थे। खबर आगरा से, जहां पर जगनेर पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन का खेल सामने आया। खनन माफिया से फोन पर पैसे के लेन देन का एक ऑडियो सामने आया है। एसडीएम खेरागढ़ ने दरोगा सुबोध कुमार पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है। एसडीएम खेरागढ़ के पत्र लिखने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ महीने पहले खनन माफियाओं ने एक सिपाही की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एसएसपी ने सिपाहियों के साथ कई दारोगा के ट्रांसफर कर दिए थे। तो फिर भी खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है आगरा की पुलिस।
अरे उसको भेज देना, उसको जो है नहीं वो तुम्हारा ये धर्मवीर आज का ट्रैक्टर वाला मामला है इसका, ये परसों आता मिल नहीं पाए थे, इसको भेज देना। ठीक ठीक है, ये कह रहा हूँ सर। हाँ मैं कल दे दूंगा, एक आध दिन मिले ना पैसा या बंद नहीं, बात वो नहीं, सुनो आप, ऐसा है अब हर काम उनसे नहीं होता। नहीं बिन्ने देखो, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तुम बिन्ने कई मोते फोन करके जो कही के मैं दे दूंगा तो 10-8 रुपया दे दी तू, जो कहीं पैसा दरोगा जी को बिन्ने कही बिन्ने मोते खुदा ही कही बिन्ने तुमने बताऊँ मैं। चलो ठीक है, उसे भेज देना, उसे धर्मवीर भेज देना, ज्यादा मिलता क्यों नहीं है। ठीक है, ठीक भेज दे, ठीक है, ठीक। फिर भी लिख के इसकी रिपोर्ट भेज देगा, इसकी टैक्स छुट जाएगा इसका। ठीक है, ठीक। अरे उसको तो इस पर अधिक जानकारी के लिए आईजी अमिताभ ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और सवाल ये कि जो माफियाओं का कब्जा लगातार ऐसे में देखा जाता है, और ये भी देखा गया है कि जो आगरा से खबर सामने आई है, जंगलीर पुलिस के संरक्षण में ये अवैध काम चल रहा था, तो खनन माफियाओं पर एक बार फिर से गाज गिरती हुई यहाँ नजर आ रही है। एसडीएम खेरागढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसडीएम खेरागढ़ के पत्र लिखने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ महीने पहले खनन माफियाओं ने एक सिपाही की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एसएसपी ने सिपाहियों के साथ कई दरोगा के ट्रांसफर किए थे, तो फिर भी खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे आगरा की पुलिस। तो पंजाब का मुख्तार अंसारी को यूपी के सौंपने से इनकार कर दिया है। सियासत के बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। पंजाब सरकार ने मुख्तार के स्वास्थ्य कारणों को हवाला दिया है। तो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एलर्जी से पीड़ित है मुख्तार अंसारी। पंजाब सरकार के हल्फनामे पर 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो यूपी सरकार की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने कहा है कि वो चिकित्सकों की राय के अनुसार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने कहा कि मुख्तार अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्व कल्पित साजिश नहीं थी। हल्फनामे में ये भी कहा गया है कि यूपी के रिट याचिका विचार करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती। बता दें कि पंजाब सरकार पहले भी सुनवाई के समय मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य और अन्य कारणों की जानकारी जुटाने के लिए समय लेकर मामलों को टालती रही, जबकि यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को वापस प्रदेश लाने की कवायद में जुटी हुई है। तो कानपुर में पीएम मोदी के संबोधन में सोते दिखे एमएलए भगवती प्रसाद सागर। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान सोते नजर आए एमएलए भगवती प्रसाद। एक तरफ पीएम मोदी कर रहे वीर शहीद सपूतों को नमन, और वहीं दूसरी तरफ एमएलए भगवती प्रसाद इस कार्यक्रम में सोते हुए नजर आए। तो आप भी ये तस्वीर देखिए कि कैसे ये बीजेपी विधायक यहाँ इस कार्यक्रम में सोते हुए नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे, उन्हें नमन कर रहे थे। तो बिल्हौर विधानसभा से बीजेपी विधायक है भगवती प्रसाद सागर, और ऐसे में ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था, चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी संबोधन कर रहे थे, और उस दौरान बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सोते हुए नजर आए। तो कानपुर में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर एमएलए भगवती प्रसाद सागर सोते हुए नजर आए हैं। तो आप खुद भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे बिल्हौर विधानसभा से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में जब पीएम मोदी शहीदों को नमन कर रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर सोते हुए नजर आए।